Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas. अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो भाई साहब, कल आपने एक महासंग्राम देखा, एक महायुद्ध देखा बिटवीन टू ग्रेट टीम्स, रियल दे मैड्रिड और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लैश था ये। एंड सबसे पहले इस पे बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, अगर तुम्हें ये ब्लैक वाली जर्सी या फिर कोई भी जर्सी चाहिए, आउट हाउस फुटबॉल इज द राइट प्लेस फॉर यू दोस्तों। आउट हाउस फुटबॉल से अपनी जर्सीज तुम मंगा सकते हो एंड वहां पर अगर तुम्हें डिस्काउंट भी चाहिए तो 10% का डिस्काउंट मैं तुम्हें लाके दे सकता हूँ इफ यू यूज माई कोड MP10। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा दोस्तों, तो फटाफट से जाओ और अपनी जर्सीज उठाओ। एंड नहीं, सिर्फ रियल मैड्रिड जर्सीज पे नहीं, सारी कोई भी फुटबॉल जर्सीज पे ये कूपन कोड वैलिड रहेगा। तो जाओ और फटाफट से अपनी जर्सीज मंगाओ आउट हाउस फुटबॉल से। लेकिन कमिंग बैक टू द मैच, भाई कल काफी इंटरेस्टिंग क्लैश था बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। फर्स्ट हाफ को देखने के बाद आई डोंट थिंक कोई भी माद्रिदिस्ता कह सकता था कि यार सेकंड हाफ में हम कमबैक कर जाएंगे, बिकॉज फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना ने एक काफी अच्छा डिस्प्ले पुटअप किया था। अब ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टेक हो सकता है कि रियल मैड्रिड और एंचेलोटी का गेम प्लान ऐसा कुछ होगा कि आपको बार्सा को अलाउ करना है पोजीशन रखने के लिए, पर मैं एंटायरली इससे कन्विंस नहीं हो सकता इस स्टेटमेंट से। इसलिए मैं यहाँ पर तुम लोग को एक प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से बार्सा ने अपना फर्स्ट हाफ में सेटअप रखा। फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना बैक 3 खेल रही थी, वो तो खैर सेकंड हाफ में भी खेल रही थी, लेकिन उनकी मिडफील्ड में कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएशंस आ रहे थे डिपेंडिंग ऑन हाउ रियल मैड्रिड इज एक तरीके से एडजस्टिंग टू बार्सिलोनास प्रेस। अभी यहीं पर मैं बार्सा की बात करूं तो ऑब्वियसली उन्होंने बैक 3 खिलाया, जहां पर इनिगो मार्टिनेज को उसकी नेचुरल पोजीशन दी गई एट लेफ्ट हैंड साइड, रोनाल्ड अराउजो राइट सेंटर बैक थे और क्रिस्टेंसन मेन सेंटर बैक खेल रहे थे। लेकिन यहीं पर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो आलेहांद्रो बाल्दे और यहाँ पर जोआओ कैंसेलो दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रहे थे एज विंग बैक्स एंड काफी सारे इंटीरियर चैनल्स को भी ऑपरेट कर रहे थे जब भी वो टक इन कर पा रहे थे। एंड वहां पर जब वो टक इन कर रहे थे दोनों के दोनों साथ में टक इन नहीं कर रहे थे। अगर आप जोआओ कैंसेलो को यहाँ पर देख रहे हो कि वो धीरे धीरे अंदर टक इन कर रहा है, तो वहीं पर आलेहांद्रो बाल्दे और एडवांस मूव करेगा ताकि यहाँ पर वो फटाफट से प्ले स्विच कर जाए एंड यहाँ पर उनके पास एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी भी हुई। अगर यहाँ पर मैं रियल मैड्रिड की प्रेस की बात करूं, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ काफी घटिया प्रेस था रियल मैड्रिड का। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। रियल मैड्रिड जब फर्स्ट हाफ में प्रेस किया तब भाई इट वाज अ 3v2 बैटल, बिकॉज यहाँ पर बार्सा की न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी है। बार्सा के पास 3 प्लेयर है यहाँ पर, रोनाल्ड अराउजो है, क्रिस्टेंसन है, इनिगो मार्टिनेज है। तो उस तरीके से बार्सा ने अपना बिल्डअप ही बहुत अच्छी तरीके से डिक्टेट करा यहाँ पे, क्योंकि विनीशियस और रोड्रिगो हमारे फ्रंट 2 प्रेसर्स थे। एंचेलोटी ने बिल्कुल भी ट्वीक नहीं किया इस चीज को, एंचेलोटी ने बिल्कुल भी चीजें यहाँ पर बदली रही जो कि कायदे से उसको बदलनी चाहिए थी। एंचेलोटी को यहाँ पर एक प्रॉपर 3 मैन अटैक करना चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें मालूम था कि बार्सा शायद से एक बैक 3 के साथ जाए इस गेम में, एंड बैक 3 के साथ वो गए। यहाँ पर ही मैड्रिड ने 3v2 बैटल फेस करा, जहां पर बार्सा की डिफेंस और मैड्रिड का अटैक यहाँ पर 3v2 का बैटल हो रहा था। यहीं पर अगर आगे जाए मिडफील्ड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जोआओ कैंसेलो और आलेहांद्रो बाल्दे वाइट फुल बैक्स थे या फिर विंग बैक्स थे, जो भी है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर मैड्रिड को वहां पर भी न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी नहीं प्राप्त होती, क्योंकि आपको मालूम है अगर मैड्रिड फ्रंट 2 रखी है तो मिडफील्ड में तो 4 बंदे बिठाए होंगे मैड्रिड ने भाई। आसानी से मैड्रिड की न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी मैड्रिड अचीव एंटायरली नहीं कर पाई, क्योंकि गावी, गुंदोगान और फर्मीन लोपेस के साथ साथ या तो जोआओ कैंसेलो आ रहे थे या फिर आलेहांद्रो बाल्दे टक इन करके वो भी एक मिडफील्ड 4 कॉम्प्यूट कर पा रहे थे भाई। अगर आप देखो तो मैड्रिड का 4-4-2 फॉर्मेशन तोड़ने के लिए बार्सा ने एक बहुत अच्छी तरीके से 3-4-3 को डिप्लॉय किया। यहीं पर मैं तुम्हें बताऊं कि जब जोआओ कैंसेलो ने अंदर टक इन किया तो आलेहांद्रो बाल्दे एडवांस पोजीशंस पे गया, तो वहीं पर 4v4 सिचुएशन हो रही थी बार्सा के अटैक की और मैड्रिड की डिफेंस की। तो आपने काफी बार देखा होगा जोआओ फेलिक्स या फिर आपने एट द सेम टाइम देखा होगा फरहान टोरेस, काफी ऐसी सिचुएशंस फर्स्ट हाफ में बन रही थी जहां पर बार्सिलोना वर थ्रू ऑन गोल, मतलब सिर्फ केपा टू बीट थे, लेकिन डैनी कार्वाल ने भी काफी अच्छी यहाँ पर इंटरसेप्शन टैकल्स करे हैं, रूडिगर ने भी काफी अच्छे टैकल्स और इंटरसेप्शंस करे एंड वो रोक दिए थे किस तरीके से मैड्रिड किस तरीके से बार्सा ने अटैक किया था फर्स्ट हाफ में। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी डाउट नहीं बनता कि बार्सा फर्स्ट हाफ में बेटर टीम थी, बिकॉज उनके पास न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी हो रही थी भाई, बिकॉज दे वेंट विद 3-4-3 एंड वो एक मिड ब्लॉक में सेट थे। तो जब 3-4-3 की एक तरीके से बेस्ट एट्रीब्यूट्स या फिर बेस्ट ट्रेट्स तब निकल कर आती है जब आपकी टीम एक प्रॉपर 3-4-3 में ऑपरेट कर रही हो, एक 3-4-3 में अपनी जगह बटा के बैठ रही हो। अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो भाई मैं प्रॉपर तुम्हें क्लिप्स वगैरह सब दिखा के एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैं वैसे बाय वॉइस तो तुमको ऑब्वियसली एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। आगे जाके अगर बात करें मैड्रिड किस तरीके से ऑपरेट कर रही थी, अब तुम्हें मालूम है कि मैड्रिड ऑब्वियसली
यहाँ पर 4-4-2 हो रहा है, तो आपके पास न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी कहीं भी नहीं हो रहा। वो जो न्यूमेरिकल एडवांटेज है वो कहीं भी नहीं हो रहा था मैड्रिड के लिए, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में मैं आया नहीं आऊँगा, डोंट वरी। फर्स्ट हाफ में क्या होता है, 3v2 बैटल होता है बारसा की डिफेंस और मैड्रिड के अटैक में। मिडफील्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर एट टाइम सिचुएशन बराबर करने के लिए मैड्रिड अपने डायमंड स्ट्रक्चर को तोड़ती है और एक स्क्वायर वाले स्ट्रक्चर में जाती है, जहां पर आपके बेलिंगम, वैल्वर्डे, क्रूज, चुआमिनी ऐसी पोजीशंस पकड़ लेते हैं, ताकि आप एट द सेम टाइम फुल बैक से भी डील कर सको वहां पर। क्योंकि बारसा बारसा एक ऐसी टीम है, जब वो 3-4-3 में ऑपरेट करता है तो भाई 3-4-3 का एक और मेन पर्पस ये होता है कि आप ओवरलोड्स क्रिएट कर लो। यहाँ पर आप बाल्डे एंड फिलिक्स वर्सेस कार्वाहाल करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ तो वहां पर वो लोग बारसा का राइट विंगर कौन था भाई मैच में, जोआ कैंसेलो एंड फर्रैन टोरेस, प्रॉब्ली आई डोंट रिमेंबर, जो भी थे वो दोनों एक तरीके से, सॉरी जोआ कैंसेलो अगर उनके लिए राइट विंग खेल रहा था तो फर्मीन लोपेस एंड जोआ कैंसेलो वर्सेस फर्लिन मेंडी करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ओवरलोड बन सके। लेकिन ओवरलोड बन नहीं पा रहे थे बिकॉज मैड्रिड ने ये जो बॉक्स वाली मिडफील्ड 4 बॉक्स होता है जो यूजुअली मैन सिटी यूज करती है, वो मैड्रिड यहाँ पर यूज कर रही थी ताकि आप वो ओवरलोड वाली सिचुएशन में ना आ सको। उसके बाद एट सर्टन टाइम्स ऑफ सर्टन पैटर्न्स में मैड्रिड एक 4-4-2 फ्लैट में जा रही थी ताकि आप वैल्वर्डे एंड कार्वाहाल वर्सेस जोआओ फिलिक्स एंड अलेहांद्रो बाल्डे कर सको। अब हम जानते हैं कि प्रीवियस क्लासिकोस में हमने बाल्डे को वी हैव सीन हिम गेट द बेटर ऑफ डैनी कार्वाहाल, लेकिन इस मैच में आपको डैनी कार्वाहाल की सुपीरियोरिटी दिख रही थी। डैनी कार्वाहाल ने एक बहुत ही सॉलिड डिस्प्ले दिया है यहाँ पर, तो आपको प्रॉपर उसको फुल पॉइंट्स देने चाहिए। दोस्तों मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, तो अगर तुम्हें ऑडियो बराबर से नहीं है तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना। बट गोइंग इनटू द सेकंड हाफ, यहाँ पर मैड्रिड काफ़ी अग्रेसिव लगती है, मैड्रिड काफ़ी एक मेंटालिटी के साथ उतरती है। आई थिंक कार्लो एंचेलोटी ने कुछ पेप टॉक दी होगी ड्यूरिंग हाफ टाइम, विच हैज़ डेफिनेटली हेल्प्ड रियल मैड्रिड। अभी एक चीज़ जो मैं ट्विटर पे बहुत पढ़ रहा हूँ वो ये है कि भाई जूड बेलिंगम ने जो आउट ऑफ द बॉक्स गोल मारा था ना, वो तो भाई फ्लूक से आया था, वो तो मतलब बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए था। भाई पागल वागल हो गया तुम। मैड्रिड का तुमने सेकंड हाफ डिस्प्ले देखा था किस तरीके से मैड्रिड और अग्रेसिव लग रही थी। मैड्रिड चांस पे चांस क्रिएट करने के लिए दे वर ऑन दी अटैक। तो जूड बेलिंगम एक ऐसा प्लेयर है जिसने 13 गेम में 13 गोल मारे। आप सच में कह सकते हो कि वो एक फ्लूक से उसने गोल मारा है? बिल्कुल भी नहीं भाई, वो कंप्लीट टेक्निक, वो बिल्कुल एबिलिटी की वजह से वो गोल आया, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से वो गोल आया। तो आपको जूड बेलिंगम को वहां पर क्रेडिट देने पड़ेंगे भाई। एंड कम ऑन यार, मतलब मैं सिर्फ बारसा फैंस को यहाँ पर अटैक नहीं कर रहा, बट जितने भी लोगों को लगता है कि भाई जूड बेलिंगम एक टैप इन मर्चेंट है, उसने अब तुम्हारे सामने अगर एक लॉन्ग रेंज बैंगर बजा दिया तो उसके बाद अब तुम ये कहोगे कि वो लॉन्ग रेंज बैंगर फ्लूक था। मतलब डिस्क्रेडिट करने की भी एक हद होती है यार, मतलब कम ऑन बी जस्ट बी अ बिट मैच्योर। बट कमिंग बैक टू द सेकंड हाफ, यहाँ पर मैड्रिड ने बहुत अच्छी तरीके से बारसा को इसलिए डील कर लिया बिकॉज यहाँ पर मैड्रिड अपना वो जो बारसा का न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी हो रही थी इन द फर्स्ट हाफ, वो यहाँ पर होने नहीं दिया बिकॉज ऑफ मैड्रिड्स पैटर्न। मैड्रिड ने अपना पैटर्न पूरी तरीके से ट्वीक कर दिया। एक ऐसी चीज करी मैड्रिड ने जो वो बिल्कुल भी नहीं करते। बारसा के अगेंस्ट डोमिनेट करना पोजीशन में वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर आपने सब्स्टिट्यूशंस कर दिए ऑफ कामाविंगा एंड लूका मॉड्रिच। अब आप जब ऐसे प्लेयर्स को उतारते हो जो कि विद द बॉल बहुत ही फाड़ होते हैं, तो आपको अपना पूरा सिस्टम एक तरीके से चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट हाफ में मैड्रिड का कहीं ना कहीं यही प्लान था कि अब बारसा को बॉल रखने दो, लेकिन सेकंड हाफ में जब आप कामाविंगा और लूका मॉड्रिच को उतारते हो तो फिर आपको बॉल डोमिनेट करना पड़ता है, एंड वही किया रियल मैड्रिड ने। फर्लिन मेंडी की जगह एडुआर्डो कामाविंगा आ गए, विच आई थिंक वाज अ गेम चेंजर, एंड वहीं पर लूका मॉड्रिच आ गए इन द प्लेस ऑफ लूका मॉड्रिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लेस ऑफ टोनी क्रूज। तो वहां पर आपको काफी ज्यादा फायदा हुआ। लूका मॉड्रिच एंड कामाविंगा के सब्स्टिट्यूशंस की वजह से मैड्रिड का पूरा गेम बदल गया। मैड्रिड ने पोजेशन डोमिनेट किया, एंड जब मैड्रिड पोजेशन डोमिनेट करती है तो मैड्रिड चांसेस भी बहुत ज्यादा क्रिएट करती है। तो इट इज ऑल डाउन टू दीज टू सब्स्टिट्यूशंस इन मतलब एक तरीके से इन दो सब्स्टिट्यूशंस ने एक तरीके से सारे गेम का डायनामिक्स बदल दिया, बिकॉज मैड्रिड को यहाँ पर इन दोनों की वजह से न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी अचीव कर गई, क्योंकि मिडफील्ड में आपके पास 5 मिडफील्डर हो रहे थे एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि कामाविंगा तो एक ट्रेडिशनल फुल बैक नहीं है, कामाविंगा एक ऑर्थोडॉक्स फुल बैक है। तो कामाविंगा एकदम वो लेफ्ट हैंड मिडफील्डर वाला जो रोल होता है ना, वो निभा रहा था। एंड वहाँ पर आपके पास ऑब्वियसली 4 मिडफील्डर तो है ही हैं ऑन द पिच, तो आपके पास 5 मिडफील्डर हो जा रहे थे। तो एक तरीके से मैड्रिड एक 3-5-2 में आ जा रही थी, जिसकी वजह से एट टाइम्स कामाविंगा इतनी एडवांस एरियाज कवर कर रहा था क्योंकि वो अराहो के पिक को भी कवर कर रहा था, एंड दैट रोलेट ऑन अराहो वाज एब्सोल्युटली फाइन। भाई अगर तुम लोगों को मालूम हो तो कामाविंगा ने रोलेट कर दिया ऑन रोनाल्ड अराहो, एंड भाई वो क्रेजी गुड था। बट वहां पर वो कामाविंगा की वजह से मैड्रिड न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी अचीव कर पा रही थी इन दी अटैक ऑल्सो एंड इन द मिडफील्ड ऑल्सो। तो वहां पर आपने अपना 3-5-2 डिप्लॉय कर दिया, जो एट टाइम्स 3-4-3 बन जा रहा था, जिसकी वजह से आपने एक तरीके से बारसा को आउटमैन तो नहीं किया, लेकिन आप लेवल हो गए एक तरीके से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था रियल मैड्रिड के लिए, एंड इसी तरीके से रियल मैड्रिड जीत पाई है इस मैच को।
बाकी अगर बात करूँ तो किस तरीके से मैड्रिड ने अपने आप को सेटअप किया था, तो मैड्रिड एट टाइम्स लो ब्लॉक पे जा रही थी, फिर यू नो सेकंड हाफ में आपको थोड़ी सी ज़्यादा हाई लाइन में दिख रही थी रियल मैड्रिड, बिकॉज मैड्रिड को ऑब्वियसली दे वर गोइंग फॉर द 3 पॉइंट्स, उनको वो विक्ट्री रखनी थी भाई। एंड एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेटमेंट पुट अप करी है रियल मैड्रिड ने फॉर दोज डाउटर्स जिनको लग रहा था कि भाई नहीं, रियल मैड्रिड तो बिग गेम्स के सामने, बिग टीम्स के सामने हक देगी। एंड भाई मैड्रिड का ये परफॉर्मेंस था, बहुत ही मच नीडेड परफॉर्मेंस था, एक स्टेटमेंट पुट अप करने के लिए, नहीं भाई हम मेंटालिटी मॉन्स्टर्स है, हम कोई भी टीम के सामने नहीं कतराते, चाहे बेंजेमा चले जाए, चाहे मॉड्रिच चले जाए, चाहे सर्जियो रामोस चले जाए, हम मेंटालिटी मॉन्स्टर्स है भाई, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज दिस बैच, इट इज दिस क्लब विच स्टेज ऑल डे लॉन्ग भाई। एंड आई थिंक यही रहेगा आज का वीडियो दोस्तों, अगर तुमको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मैड्रिड पॉइंट्स को, एंड विद दिस यार हाला Madrid y nada más, hasta el final vamos Real, so it is Jude Bellingham's world which we are living in, bye, chalo, bye bye, take care, peace out.